हेलो डियर लर्नर्स, कैसे हैं सभी। आज ये डिस्कस करते हैं अपने इस वीकली टेस्ट के इंग्लिश के क्वेश्चंस को। तो हमारे इंग्लिश के क्वेश्चंस ये रहे। पहला क्वेश्चन कॉमन एरर का है। एक हमारे पास सेंटेंस है जिसके 4 पार्ट्स किए गए और बताना है कि विच पार्ट कंटेन्स द एरर। शी इज माइंडिंग एवरी लिटिल डिटेल ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बिफोर साइनिंग द एग्रीमेंट। अब हमने कभी न कभी वर्ब चैप्टर में कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा आप सबने कि देयर आर सर्टेन वर्ब्स विच आर नॉन एक्शन वर्ब्स, स्टेटिव वर्ब्स भी उन्हें हम कहते हैं, और उनके कॉन्टिन्यूअस टेंसेस नहीं बनते। तो उनमें वर्ब्स में आपने देखा होगा कि जो हमारी नो वर्ब है, मीन है, लाइक डिसलाइक है, लव हेट है, रिमेंबर फॉरगेट फॉरगिव है, उसमें पोजेशन की वर्ब्स हैं, हैव है, लैक है, वांट है, नीड है, माइंड है, बिलीव है, बिलोंग है। तो ये जो हमने एक वर्ब यहाँ पर लिखी है, शी इज माइंडिंग एवरी लिटिल डिटेल ऑफ द कॉन्टेक्ट, तो ये माइंडिंग जो हमने कॉन्टिन्यूअस टेंस लिखा है ये गलत है। ये एक नॉन एक्शन कैटेगरी की वर्ब होती है और हमें इसका कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं बनाना चाहिए। जिन वर्ब्स को हम कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं यूज करते उनको हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी नहीं यूज करते, ये भी ध्यान रखना है। दूसरी बात ये ध्यान रखनी है कि कॉन्टिन्यूअस टेंस के लिए हम ऐसी वर्ब्स को इंडेफिनिट टेंस में यूज करते हैं और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के बजाय हम ऐसी वर्ब्स को परफेक्ट टेंस में यूज करते हैं। तो जिन वर्ब्स को कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं यूज किया जा सकता, जो स्टेटिव वर्ब्स होती हैं, उनके कॉन्टिन्यूअस टेंस की जगह पर यूज करना है इंडेफिनिट टेंस, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की जगह पर जहां पॉइंट ऑफ टाइम या ड्यूरेशन ऑफ टाइम मेंशन हो वहां पर यूज करना है परफेक्ट टेंस। तो अभी खैर परफेक्ट टेंस लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे कोई पॉइंट ऑफ टाइम या ड्यूरेशन ऑफ टाइम नहीं मेंशन कर रखा है। तो हम इस माइंडिंग को जो कॉन्टिन्यूअस टेंस है वो इंडेफिनिट टेंस बना देंगे। अभी प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो हम प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस बनाएंगे तो शी सब्जेक्ट के साथ हमें सिंगुलर वर्ब लिखनी पड़ेगी जो कि हो जाएगा माइंड्स। तो आंसर हो गया शी माइंड्स एवरी लिटिल डिटेल ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बिफोर साइनिंग द एग्रीमेंट। अगले क्वेश्चन देखते हैं। एवरीवन नोज दैट ही इज नॉट डैश टू हार्ड वर्क। अब हमें इसको ब्लैंक को फिल करना है और ट्रेंड, सुटेबल, अकस्टम्ड, एडिक्टेड, ये हमें ऑप्शन दिए गए। तो देखिए एडिक्ट टू जो वर्ड होता है ये इसकी एडजेक्टिव फॉर्म जब हम यूज करते हैं तो वो होती है एडिक्टेड। एडिक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और ये जो इज हमने लिखा है ये हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। अगर हम इसको हेल्पिंग वर्ब मान लें तो इसके बाद हमें मेन वर्ब लिखनी पड़ेगी जो आईएनजी फॉर्म में या थर्ड फॉर्म में आएगी, ठीक है। या फिर अगर हम इसको वर्ब मान लें, ये लिंकिंग वर्ब है, तो इसके बाद हमें कॉम्प्लीमेंट लिखना पड़ेगा जो कि नाउन, प्रोनाउन या एडजेक्टिव होगा। एडिक्ट जो है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म्स जो होती है वो एडजेक्टिव का काम नहीं करती, तो ये गलत हो गया, ठीक। उसके बाद में अगर हम ट्रेंड लिखेंगे, सुटेबल लिखेंगे तो सुटेबल के साथ प्रेपोजिशन फॉर यूज होती है, सुटेबल फॉर समथिंग, तो ये इस वजह से गलत हो गया क्योंकि यहाँ पे प्रेपोजिशन टू लिखी हुई है। ट्रेंड अगर आप लिखोगे तो ट्रेंड के साथ हमें लिखना पड़ता है इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, जैसे हमने लिखा ही इज ट्रेंड, ही इज ट्रेंड टू डील विद सच मैटर्स, टू डील विद सच मैटर्स। जैसे किसी पर्सन को ट्रेंड किया गया मतलब उसको ट्रेनिंग दी गई, तो किस चीज के लिए उसको ट्रेंड किया गया, तो ये बताने के लिए ना हम इन्फिनेटिव का यूज करते हैं। वाई का रिस्पॉन्स देने के लिए, पर्पस बताने के लिए हम इन्फिनेटिव्स का यूज करते हैं। इन्फिनेटिव्स क्या होते हैं, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अभी जो हार्ड वर्क हमने लिखा है आप सबको पता होगा ये इन्फिनेटिव नहीं है, नाउन है। हार्ड वर्क जो वर्ड होता है ये नाउन होता है, वर्क हार्ड जो है वो वर्ब है, वर्क हार्ड जो है वो वर्ब है। तो अगर यहाँ पे हार्ड वर्क की जगह वर्क हार्ड लिखा होता तो हम ट्रेंड भी लिख पाते, ठीक है। एवरीवन नोज दैट ही इज नॉट ट्रेंड टू वर्क हार्ड, लेकिन टू हार्ड वर्क लिखा हुआ है तो ये इन्फिनेटिव नहीं है, ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है। तो ये जो टू हार्ड वर्क हमने लिखा है ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है, इस वजह से ट्रेंड भी नहीं आएगा। इन्फिनेटिव होता तो ट्रेंड आ सकता था। सुटेबल प्रेपोजिशन की वजह से नहीं आ रहा क्योंकि सुटेबल के साथ में प्रेपोजिशन फॉर यूज होती है। तो अब हमारे पास ऑप्शन क्या बचा, हमारे पास ऑप्शन बचा एक्स्टम्ड। अब आप सबको पता होगा कि accustomed to और used to इनका मीनिंग सेम होता है। accustomed to और used to इनका हम यूज करते हैं किसी पर्सन की स्टेट ऑफ हैबिट डिस्क्राइब करने के लिए कि कोई पर्सन किस चीज के काम करने का आदी है, क्या काम करना उसकी हैबिट है। तो everyone knows that he is not accustomed to hard work। अब होता क्या, ये जो accustomed है ना ये एडजेक्टिव है, टू प्रेपोजिशन है जो हम इसके साथ लिखते हैं, ये आप सबने पढ़ा होगा
कि अकस्टम्ड के साथ में टू, यूज्ड के साथ में टू, पे अटेंशन के साथ में टू, ठीक है, इनसेंसिटिव के साथ में टू, ये जो हम टू लिखते हैं वो प्रेपोजिशन होता है, तो उसके बाद हमें उसका ऑब्जेक्ट लिखना पड़ता है जो कि कोई नाउन प्रोनाउन या जेरेंड होता है। तो ये हार्ड वर्क है, ये नाउन है, इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन गया, तो आंसर है हमारा अकस्टम्ड। ठीक है, तो बाकी अपना ध्यान देना कि ट्रेंड और सुटेबल क्यों नहीं आया। नेक्स्ट देखो, अ लार्ज नंबर ऑफ टूरिस्ट वर विजिटिंग द हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट ड्यूरिंग द समर वेकेशन। अब इस सेंटेंस में हम देखें तो ये जो हमने वर्ब विजिटिंग लिखा है हमारी वर्ब है, और इस वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, अ लार्ज नंबर ऑफ टूरिस्ट। टूरिस्ट काउंटेबल नाउन है, प्लूरल नंबर में लिखा हुआ है, उसका मॉडिफायर हमने लिख रखा है लार्ज नंबर ऑफ टूरिस्ट। लार्ज नंबर का मतलब बड़ी संख्या। अब आप सबने कभी ना कभी पढ़ा होगा कि जैसे हम जो लिखते हैं अ नंबर ऑफ, अब इसी में अगर हम लिखते हैं अ लार्ज नंबर ऑफ, तो ये दोनों मॉडिफायर फ्रेजेस होती हैं। इनके बाद हम नाउन प्रोनाउन प्लूरल लिखते हैं, काउंटेबल नाउन लिखेंगे प्लूरल नंबर का, जैसे हमने लिखा अ नंबर ऑफ बुक्स आर लाइंग ऑन द टेबल, ठीक है, जैसे हमने लिखा अ लार्ज नंबर ऑफ इंसेक्ट्स आर फ्लाइंग इन द पार्क। तो अ नंबर ऑफ हम लिखें या लार्ज नंबर ऑफ लिखें, बात एक ही होती है। उसके बाद में हमेशा हमें प्लूरल काउंटेबल नाउन का यूज करना चाहिए, और अगर वो प्लूरल काउंटेबल नाउन सब्जेक्ट हो तो फिर उसके लिए हमें वर्ब भी प्लूरल ही लिखनी चाहिए। तो ये जो हमने अ लार्ज नंबर ऑफ टूरिस्ट लिखा है, ये पूरा फ्रेज हमारा सब्जेक्ट है और ये प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट है, तो इसके साथ वर्ब प्लूरल आएगी। वर्ब विजिटिंग जो हमने वर्ब लिखी है वो प्लूरल ही है। वॉज विजिटिंग जो है वो सिंगुलर है, तो ये गलत हो गया। हैज बिन विजिटिंग जो है वो भी सिंगुलर है, गलत हो गया। हैज बिन विजिटिंग गलत होने के पीछे एक और भी लॉजिक है। हैज बिन विजिटिंग जो है वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, ये कॉन्टिन्यूअस है, ये कॉन्टिन्यूअस है, ये कॉन्टिन्यूअस, ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस बिना पॉइंट ऑफ ड्यूरेशन, बिना पॉइंट ऑफ टाइम या बिना ड्यूरेशन ऑफ टाइम के यूज नहीं करने चाहिए। तो हैज बीन विजिटिंग उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी गलत है, क्योंकि हमने परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बिना पॉइंटेड ड्यूरेशन के यूज कर रखा है। इज विजिटिंग भी गलत है, क्योंकि ये भी सिंगुलर है, तो मतलब क्या हुआ आंसर हमारा, नो इंप्रूवमेंट। जो लिखा है वही सही है। अ नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ के बाद में हमेशा नाउन प्रोनाउन प्लूरल और वर्ब सिंगुलर लिखनी, वर्ब भी प्लूरल लिखनी है। यहां पर एक और फ्रेज होती है द नंबर ऑफ। द नंबर ऑफ के बाद में नाउन प्रोनाउन हम प्लूरल लिखते हैं काउंटेबल, लेकिन वर्ब सिंगुलर लिखते हैं। द नंबर ऑफ कार्स हैज इंक्रीज्ड ऑन रोड्स, ठीक है। द नंबर ऑफ सच कैंडिडेट्स इज नॉट वेरी लार्ज, तो द नंबर ऑफ के बाद में नाउन प्रोनाउन प्लूरल, नंबर ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ के बाद में नाउन प्रोनाउन प्लूरल, द नंबर ऑफ के बाद में वर्ब सिंगुलर, अ नंबर ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ के बाद में वर्ब भी प्लूरल। सिलेक्ट द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। When we came out of the restaurant, it was 11:30. After we came out of the restaurant, it was 11:30. When we had come out of the restaurant, it was 11:30. When we have come out of the restaurant, it was 11:30. तो देखिए, अगर आपने बेसिक्स वगैरह पढ़े हैं तो मैं एक आपको रेफरेंस यहाँ पे दूंगा, जिसको समझ के आपको इस क्वेश्चन में कोई भी दिमाग लगाना ही नहीं पड़ेगा, थोड़ा सा तो लगाना ही है, और कोई ज्यादा मतलब डाउट कंफ्यूजन का स्कोप भी नहीं बचेगा। होता क्या है, ये जो हम फ्रेजेस लिखते हैं व्हेन के साथ, व्हेन के साथ लिखी गई जो क्लॉजेस होती हैं ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम होती हैं। व्हेन है, बिफोर है, आफ्टर है, अंटिल है, ठीक है, वाइल है, ये सब एडवर्ब क्लॉजेस ऑफ टाइम होती हैं। अब ये किस एक्शन का टाइम होती है, मेन क्लॉज में लिखे गए एक्शन का। मेन क्लॉज में हमने लिखा इट वाज 11:30। अब देखोगे तो मेन क्लॉज में सब में एक ही जगह लिखी, एक ही बात लिखी हुई है, इट वाज 11:30, सब जगह एक ही लिखा हुआ है, इट वाज 11:30, इट वाज 11:30। तो आप देखोगे मेन क्लॉज की जो वर्ब है उसमें हमने वॉज यूज किया है, जो कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज करने का मतलब ये टाइम पास्ट हो गया। अगर ये टाइम पास्ट हो गया एक्शन का, तो इसके लिए जो आप टाइम क्लॉज लिखोगे वो भी पास्ट की होगी। पास्ट के टाइम को रिप्रेजेंट करने के लिए अगर हम कभी कोई एक्शन यूज करें तो वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का होता है, सबको पता होगी ये बात कि पास्ट का मतलब होता है पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है। पास्ट ऑफ पास्ट का मतलब होता है पास्ट परफेक्ट, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब होता है, पास्ट प्लस प्रेजेंट का मतलब होता है, पास्ट प्लस प्रेजेंट का मतलब होता है प्रेजेंट परफेक्ट।
अब हम सब ने टेंस पढ़ा होगा, रिवीजन किया होगा, स्टडी किया होगा, तो ये सब हमारे सबके ध्यान में होगा, पहले कभी ना कभी पढ़ा सुना जरूर होगा। ठीक है, तो अगर हमें पास्ट के टाइम को रेफर करना है तो उसके लिए हम एक्शन यूज करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का एक्शन पास्ट के टाइम को रिप्रेजेंट करता है। पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखा गया एक्शन पास्ट ऑफ पास्ट टाइम को एक्सप्रेस करता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखा गया एक्शन पास्ट प्लस प्रेजेंट टाइम को रेफर करता है। तो पास्ट प्लस प्रेजेंट टाइम है जिसका टेंस होता है प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, पास्ट ऑफ पास्ट टाइम है जिसका टेंस होता है पास्ट परफेक्ट। पास्ट जो है वो टाइम है, उसका टेंस होता है पास्ट इंडेफिनिट। अब हम देख रहे हैं कि जो हमारा मेन क्लॉज का एक्शन है वो पास्ट इंडेफिनिट में लिखा हुआ है, तो इसका मतलब जो आप इसके साथ एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम लिखोगे वो टाइम पास्ट का ही होगा, क्योंकि टाइम डिसाइड्स द टेंस। तो हम जो आफ्टर के साथ में या व्हेन के साथ में क्लॉज लिखेंगे, उस क्लॉज में लिखा गया टाइम जो है वो पास्ट को रिप्रेजेंट करना चाहिए, क्योंकि वो जब पास्ट को रिप्रेजेंट करेगा तभी आप यहाँ पे वॉज यूज कर पाओगे। अब ये जो हमने लिखा व्हेन वी हैव कम, ये तो पास्ट नहीं है, ये तो प्रेजेंट परफेक्ट है, तो ये जिस टाइम को रेफर करेगा वो टाइम तो पास्ट प्लस प्रेजेंट हो जाएगा, तो ये गलत हो गया। ये हैड कम लिखा हुआ है, ये भी पास्ट ऑफ पास्ट है, तो ये भी गलत हो गया। ठीक है, यहाँ पे केम आउट ऑफ लिखा हुआ है, यहाँ पर भी केम आउट ऑफ लिखा हुआ है। अच्छा, आफ्टर जो होता है वो सीक्वेंशियल एक्शंस के लिए यूज होता है, आफ्टर यूज करोगे तो आपको पास्ट परफेक्ट लिखना पड़ेगा, यहाँ पे लिखा नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। तो आंसर है ये, व्हेन वी केम आउट ऑफ द रेस्टोरेंट इट वाज 11:30। तो ये जो हमने टेंस वगैरह के बेसिक्स पढ़े होते हैं ना, अगर हम उनको कॉन्सेप्ट्स के साथ में अप्लाई करें, मतलब कॉन्सेप्ट्स के साथ में अगर हम क्वेश्चंस को अप्रोच करें इस तरीके से, तो इनमें कोई कंफ्यूजन होता नहीं। अगला देखिए, आइडेंटिफाई द वर्ड दैट इज करेक्टली स्पेल्ड। जो करेक्टली स्पेल्ड है हमें वो वर्ड बताना है। डायलॉग, जिराफ, सीजर्स, नन ऑफ दीज। अब देखिए, जो डायलॉग वर्ड है ना ये गलत लिखा हुआ है। पहले मैं आपको बताता हूँ इनमें से सही क्या लिखा, सीजर्स। आप सभी खुद ही समझते होंगे ये स्पेलिंग सीजर्स की सही है। डायलॉग की सही स्पेलिंग होती है DIALOGUE। डायलॉग का मतलब बातचीत, कम्युनिकेशन। ठीक है, जिराफ जो वर्ड हमने लिखा ये भी गलत है, इसकी सही स्पेलिंग होती है FFE। तो हमारा आंसर इसमें क्या हो गया, सीजर्स। अगला देखिए, वी वेंट टू द एयरपोर्ट टू सी थ्रू आवर रिलेटिव्स। हम एयरपोर्ट गए, किस लिए गए, टू सी थ्रू आवर रिलेटिव्स, अपने रिलेटिव्स को सी थ्रू करने के लिए। अब हमें ये बताना है कि जो सी थ्रू हमने फ्रेजल वर्ब लिखी है ये ठीक है, या इसकी जगह ये सी आउट, सी अवे, सी ऑफ, इनमें से कोई यूज करनी चाहिए। तो देखो, सी थ्रू का मतलब होता है टू अंडरस्टैंड, वंस ट्रिकरी। कोई पर्सन है आपको ट्रिक करना चाहता है, आपको बेवकूफ बनाना चाहता है, ठीक है, आपके साथ चालाकी कर रहा है, आप उसकी चालाकी को समझ जाओ, इसको कहते हैं सी थ्रू करना। सी थ्रू करना मतलब अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग, चालाकी को किसी की भाप लेना। डोंट ट्राई टू बेफूल हिम, ही विल सी थ्रू इट। उसको बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करना, वो जान जाएगा। तो सी थ्रू का मतलब होता ही है। अच्छा, सी आउट का मतलब होता है किसी को घर के बाहर छोड़कर आना। अभी घर के बाहर तो नहीं छोड़ रहे, तो एयरपोर्ट तक छोड़कर आ रहे हैं, तो सी थ्रू तो लॉजिकली गलत है। सी अवे कोई फ्रेजल वर्ब होती नहीं है। सी आउट मीनिंग वाइज गलत है, तो आंसर है सी ऑफ। सी ऑफ करना मतलब किसी को फेयरवेल करना, बाय करना। कोई पर्सन जो जा रहा है, डिपार्ट कर रहा है, उसको डिपार्टिंग पॉइंट तक छोड़कर आना, उसको कहते हैं सी ऑफ करना। ठीक है, दे वेंट टू द एयरपोर्ट टू सी हिम ऑफ, वो एयरपोर्ट तक उसको छोड़ने के लिए गए। अगला देखिए, एन एम्प्लॉयर शुड अप्रेज द एबिलिटी ऑफ हिज एम्प्लॉइज। अब इसका हमें क्या बताना है, सिनोनिम। अप्रेज वर्ड जो होता है इसका मतलब होता है इवेल्युएशन, असेसमेंट, इवेल्युएट करना, असेस करना। ठीक है, ये अप्रेज करने का मतलब होता है। इसी से एक मिलता जुलता वर्ड होता है, यहाँ पे दे नहीं रखा लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। एक वर्ड होता है अप्राइज, कई बार पेपर में आता रहता है, काम का होता है। अप्राइज वर्ड ना वर्ब है, अप्रेज भी वर्ब है। अप्राइज करने का मतलब होता है टू इन्फॉर्म करना। तो अप्राइज का मतलब है इन्फॉर्म करना, अप्रेज का मतलब है एसेस करना, इवेल्युएट करना, मूल्यांकन करना। ठीक है, अब हमें इसका सिनोनिम बताना है। तो ये जो चार दिए गए ऑप्शंस हैं, अक्यूज है, प्रेज है, अप्रिशिएट है, जज है, इनमें से क्या होगा। तो देखो, प्रेज का मतलब प्रशंसा करना, अलग मीनिंग है। अक्यूज का मतलब आरोप लगाना, अलग मीनिंग है। अप्रिशिएट करने का मतलब प्रेज करना ही होता है, शाबाशी देना, वो भी अलग मीनिंग है। जज, जज करना मतलब देखना, जांचना। ठीक है, ये तो हमारा सही आंसर क्या है, प्रेज का सिनोनिम जज। अगला वर्ड देखिए, डिस्कॉर्ड। डिस्कॉर्ड का मतलब होता है डिसएग्रीमेंट। ठीक है, इंग्लिश में एक वर्ड होता है अकॉर्ड, वो इसका एंटोनिम होता है बच्चों। ठीक है, एक वर्ड होता है अकॉर्ड। अकॉर्ड का मतलब होता है एग्रीमेंट।
ठीक है। डिस्कॉर्ड का मतलब होता है डिसएग्रीमेंट, तो आप समझ गए होंगे अकॉर्ड और डिस्कॉर्ड दोनों एंटोनिम्स हैं। अब हमें क्या करना है, इस डिस्कॉर्ड का एंटोनिम वर्ड बताना है इनमें से, हार्मनी, एक्सेप्टेंस, सेरेनिटी, प्लेसिडिटी। तो इसका हो गया हार्मनी। हार्मनी का मतलब होता है अच्छी अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, रिलेशन ऑफ फ्रेंडशिप, ठीक, जहां पे अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो, कोई कंफ्यूजन ना हो, तो वो हार्मनी है। सद्भाव हिंदी में वर्ड यूज होता है उसके लिए। एक्सेप्टेंस का मतलब स्वीकार्यता, कि लोग किसी चीज को एक्सेप्ट करें, तो उसकी एक्सेप्टेंस हो गई। सेरेनिटी और प्लेसिडिटी का मतलब होता है ट्रैंक्विल, पीसफुल, शांत। अगला देखिए, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू मेक द सेंटेंस सेंसिबली करेक्ट। द ट्रेन इज अराइविंग एट प्लेटफॉर्म नंबर 4। अब वैसे तो ये आसान क्वेश्चन है, आप सभी इसका आंसर जानते ही होंगे, लेकिन फिर भी मैं अपने समझाने वाले तरीके से आपको बता देता हूं। देखिए, जैसे कोई एक ट्रेन है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा रही है, ठीक है। मान लीजिए कोई एक ट्रेन है, ठीक है, दिल्ली टू कोलकाता जा रही है। तो भले ये दिल्ली में या कोलकाता में या बीच में किसी स्टेशन पर ये पहुंची, तो प्लेटफॉर्म पे रुकी। तो प्लेटफॉर्म क्या है, जर्नी के ड्यूरिंग एक पॉइंट है। प्लेटफॉर्म्स किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहां पर, अ पॉइंट ड्यूरिंग द जर्नी, अ पॉइंट ड्यूरिंग द जर्नी। अब आप सबको ये पता होगा कि पॉइंट की प्रेपोजिशन इंग्लिश में एट होती है, पॉइंट की प्रेपोजिशन इंग्लिश में एट होती है। तो ये हमारा आंसर। ऑन सरफेस की प्रेपोजिशन होती है, बिफोर टाइम की प्रेपोजिशन होती है, ठीक है। अपॉन मोशन या मूवमेंट की प्रेपोजिशन होती है, फ्रॉम अपवर्ड टू डाउनवर्ड। तो हमें ध्यान ये रखना है कि जो एट है वो प्रेपोजिशन ऑफ पॉइंट है। व्हेन सम ट्रेन मूव्स फ्रॉम वन स्टेशन टू अनदर स्टेशन, द प्लेटफॉर्म ऑफ द स्टेशन इटसेल्फ रेफर्स टू द पॉइंट्स इन जर्नी। वो जर्नी के पॉइंट्स होते हैं, पॉइंट्स के लिए प्रेपोजिशन एट यूज होती है। तो यहाँ पे प्रेपोजिशन यूज कीजिए एट। द ट्रेन इज अराइविंग एट प्लेटफॉर्म नंबर 4। अगला, अब देखो एक इडियम हमें दे रखा फूल्स पैराडाइज, ठीक है। इसका हमें मीनिंग बताना है। तो आपने एक वर्ड सुना होगा यूटोपिया, ठीक है। ये लगभग उससे मिलता जुलता वर्ड होता है, एक वर्ड होता है यूटोपिया, आप सबने पढ़े होगा कभी न कभी, ठीक है। एक इमेजिनरी आइडियल वर्ल्ड, एक वास्तविकता में तो कुछ आइडियल पूरी दुनिया कभी हो नहीं सकती, लेकिन इमेजिनेशन में अगर कोई आइडियल वर्ल्ड है तो उसको यूटोपिया कहा जाता है ना। फूल्स पैराडाइज का मतलब भी कुछ ऐसा ही होता है कि मतलब आपने अपने दिमाग में एक दुनिया बना रखी है, एक बसा रखी है, और आप उसके साथ जी रहे हो, उसको सही गलत मान के चल रहे हो। मतलब आपने ऑब्जेक्टिव, आपकी अप्रोच नहीं है, फैक्ट बेस्ड अप्रोच नहीं है, और आपने मन से कुछ आप सही गलत कोई गुणा भाग करते हुए चल रहे हो, तो वो फूल्स पैराडाइज है। तो अब जैसे हेवन है, एंटायरली फॉल्स अंडरस्टैंडिंग है, अर्बन स्लम है, हेल है, तो ये इसका आंसर ये होता है, एन एंटायरली फॉल्स अंडरस्टैंडिंग, पूरे तरीके से गलत अंडरस्टैंडिंग। मतलब ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आप अपने दिमाग में फतूर बनाए घूम रहे हो, वो फूल्स पैराडाइज है। आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस दैट कंटेन्स ग्रामेटिकल एरर। राधिका इज बोथ टैलेंटेड एज वेल एज डेडिकेटेड। अब देखो होता ही है कि ये जो बोथ है ना, इसका कोरिलेटिव पेयर एंड होता है। ये सब हमने पढ़ा ही होगा कि बोथ जो हमारा डिटरमिनर होता है, इसका कोरिलेटिव पेयर एंड होता है। इसके साथ में एंड का यूज करिए। एज वेल एज जो है, ये इसके साथ यूज नहीं होगा। उसी तरीके से बिटवीन हमारी एक प्रेपोजिशन होती है, उसका भी कोरिलेटिव पेयर जो होता है वो एंड होता है। तो बोथ और बिटवीन, बोथ डिटरमिनर है, बिटवीन प्रेपोजिशन है, इनका कोरिलेटिव पेयर एंड होता है, तो इनके साथ हमें एंड का यूज करना चाहिए। ये हमें ध्यान रखना है। अब होता है कि बोथ के साथ में ना एंड की जगह पर एज वेल एज लिख के एरर दे दिया, विद लिख के एरर दे दिया, अलॉन्ग विद लिख के एरर दे दिया, तो वो गलत। क्रूड वर्ड, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द वर्ड क्रूड। अब क्रूड वर्ड जो है, इसका हमें मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम बताना है। अब यहां पर आंसर दिए सैवेज है, रूड है, क्रूअल है, अनरिफाइंड है। अब वैसे अगर आप देखोगे ना, तो ये एक ही कॉन्टेक्स्ट फैमिली के वर्ड्स हैं सारे, चारों ऑप्शन जो दे रखे हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे वर्ड दिया क्रूअल और यहाँ पे दिया सैवेज, दोनों सिनोनिम होते हैं। सैवेज का मतलब ब्रुटल, निर्दयी, पाशविक, जानवरों के जैसा, मतलब ऐसे ह्यूमंस जो बहुत ज्यादा एडवांस नहीं हो पाए कल्चरली, मतलब कल्चर वाइज जो बहुत एडवांस नहीं हो पाए ना, वो सैवेज लोग हैं, जंगली हिंदी में बोल देते हैं, ठीक है। तो वो सिनोनिम्स है। अनरिफाइंड, रूड, रूड इम्पोलाइट, जिसको मैनर ना हो, मैनरलेस हो, ठीक है, उसको हम अनरिफाइंड भी कह सकते हैं। अनरिफाइंड का मतलब कि उसको अभी तराशा नहीं गया, अभी उसको ढंग शऊर नहीं आया, तो वो अभी अनरिफाइंड है, रूड है, ठीक है। तो अब हम क्रूड का अगर सिनोनिम बताएं तो सभी मिलते जुलते वर्ड होते हैं।
अब आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जैसे एक वर्ड होता है क्रूड ऑयल, सबने सुना होगा। तो क्रूड का जो लिटरल मीनिंग है, कोई भी वर्ड होता है ना, उसका एक होता है लिटरल मीनिंग, एक होता है फिगरेटिव मीनिंग, अलंकारिक, मतलब ड्रॉन आउट मीनिंग होता है, ठीक है। तो एक तो किसी शब्द का जो होता है वो वास्तविक अर्थ होता है, एक उसका मतलब माना गया अर्थ होता है, फिगरेटिव होता है, ठीक है, ड्रॉन आउट मीनिंग होता है। तो जो क्रूड वर्ड है ना, इसका जो लिटरल मीनिंग है वो होता है अनरिफाइंड, जैसे क्रूड सब्सटेंस, क्रूड मटेरियल। तो क्रूड मटेरियल या क्रूड सब्सटेंस का मतलब ऐसा मटेरियल या सब्सटेंस जिसको अभी मतलब परिष्कृत नहीं किया गया, जिसको रिफाइन नहीं किया गया, जो रॉ स्टेट में। तो क्रूड का लिटरल मीनिंग अनरिफाइंड ही होता है। तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। बाकी जो क्रूअल है, रूड है, सैवेज है, इनमें से जो रूड वर्ड है ना, अगर हम क्रूड वर्ड का यूज कभी किसी पर्सन के बिहेवियर को, ठीक है, हैबिट्स को डिस्क्राइब करने के लिए करें, तो क्रूड का मतलब रूड भी होता है। क्रूड पर्सन, क्रूड मैनर्स, क्रूड का मतलब रूड। लेकिन ये फिगरेटिव मीनिंग है, ये लिटरल मीनिंग है। लिटरल मीनिंग प्राइमरी मीनिंग होता है किसी भी वर्ड का, ये ध्यान रखना। मतलब ये बातें धीरे धीरे आपको समझ में आती रहेंगी, बस ये ध्यान रखना कि शब्दों के, एक तो शब्दों का शाब्दिक अर्थ होता है जिसे हम लिटरल मीनिंग कहते हैं, एक्चुअल मीनिंग, और एक उसको हम किसी कॉन्टेक्स्ट में यूज करने लगते हैं फिगरेटिवली, अलंकार के रूप में, ठीक है। तो वो उसके फिगरेटिव मीनिंग होते हैं। क्रूड का लिटरल मीनिंग अनडिफाइंड ही होता है, फिगरेटिव मीनिंग इसका रूड भी है, लेकिन चूंकि वहां पे लिखा है मोस्ट अप्रोप्रिएट, तो आंसर हो गया अनडिफाइंड। अगला देखो, प्रॉस्पेरिटी वर्ड जो है, हमें इसका क्या बताना है भाई, एंटोनिम बताना है। प्रॉस्पेरिटी का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा, हेल्सियन डेज, आपने एक इंग्लिश में, ठीक है, पामी डेज, हेल्सियन डेज एक इंग्लिश में इडियम होता है, डेज ऑफ हैप्पीनेस, डेज ऑफ प्रॉस्पेरिटी, ठीक है। तो प्रॉस्पेरिटी का मतलब संपन्नता, वेल्थ, ठीक है। तो वो प्रॉस्पेरिटी होगा। अब हमें इसका एंटोनिम बताना है। तो ये जो एडवर्सिटी वर्ड लिखा है, ये इसका एंटोनिम है। एडवर्सिटी का मतलब डिफिकल्टीज, एडवर्स सिचुएशंस, ठीक है। तो ये एडवर्सिटी हमारा आंसर है, ठीक। अब एडवर्सिटी का मतलब हो गया एडवर्स सिचुएशन, डिफिकल्टीज, ठीक है, एडवर्स सिचुएशंस, तो वो आप ध्यान रखना। अभी जो एडवर्सिटी हमने वर्ड लिखा ना, इससे मिलता जुलता एक वर्ड होता है बच्चों, एडवर्सरी, और एक वर्ड होता है एडवर्स। अब आप समझ रहे होंगे कि ये जो हमने एडवर्सिटी लिखा है, एडवर्स लिखा है, एडवर्सरी लिखा है, इनमें रूट वर्ड जो है ना वो एडवर्स है। एडवर्स का मतलब समथिंग विच इज अनफेवरेबल, कुछ ऐसा जो हमारे लिए फेवरेबल नहीं है, अपोजिट है, जैसा होना चाहिए, जैसा हम चाहते हैं उसका विरोधी है, तो वो हो गया एडवर्स, एडवर्स कंडीशंस, ठीक है। चैलेंजिंग, एडवर्स का मतलब चैलेंजिंग, और एडवर्सरी का मतलब हो गया ओपोनेंट, जो आपको चैलेंज करे, आपका विरोधी, ठीक है। जैसे लोग चुनाव वगैरह नहीं लड़ते, तो एक के खिलाफ दूसरा खड़ा हो गया, या कोई किसी का विरोध कर रहा है, जैसे फिल्मों में होता है, हीरो के अगेंस्ट विलेन आ जाता है, विलेन के अगेंस्ट हीरो आ जाता है, तो एडवर्सरी हो गया। एडवर्सरी का मतलब आपका विरोधी, एडवर्सिटी का मतलब मुसीबत, परेशानी, कठिनाई का समय, ठीक है, और एडवर्स का मतलब अनफेवरेबल। तो ये वर्ड्स भी आप ध्यान रखना। फिर उसके बाद में बच गए वर्ड पर्सपिकेसिटी। पर्सपिकेसिटी वर्ड का मतलब परसेप्टिवनेस होता है, चीजों को समझने की क्षमता। परसेप्टिव का मतलब होता है परसेप्शन, कितनी चीजें जल्दी से चीजों को हम परसीव कर लेते हैं, समझ लेते हैं, नोटिस कर लेते हैं। तो हमारी चीजों को समझने, नोटिस करने की क्षमता परसेप्टिव, पर्सपिकेसिटी हो गई। अच्छा, प्रॉपर्टी सबको पता ही है, संपत्ति होता है। प्रॉपर्टी हो गया मॉरल बिहेवियर, मॉरल बिहेवियर, नैतिक व्यवहार, मतलब अच्छा व्यवहार। एटिकेट हिंदी में कह सकते हैं, हिंदी तो नहीं होता, एटिकेट भी इंग्लिश ही वर्ड होता है, लेकिन एटिकेट वर्ड कॉमन होता है, सबको पता होता है एटिकेट का मतलब क्या होता है। तो प्रोप्राइटी का मतलब हो गया एटिकेट, ठीक है। द फ्लावर्स विल डैश इफ यू डोंट पुट देम इन वाटर। अब ये ब्लैंक हमें फिल करना है कि जो फ्लावर्स हैं वो हो जाएंगे अगर आपने उनको पानी में नहीं रखा। क्या हो जाएंगे वो हमें बताना है। अब ये विल हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद आपको यहाँ पे मेन वर्ब चाहिए। विल मॉडल है ना, तो मॉडल्स हेल्पिंग वर्ब होते हैं, उनके बाद हमें मेन वर्ब लिखनी पड़ती है, तो यहाँ पर आपको मेन वर्ब चाहिए। अभी जो विदर है ना, ये मेन वर्ब नहीं है। वेदर जो है वो मेन वर्ब नहीं है, वेदर जो है वो मेन वर्ब नहीं है, वेदर कंजंक्शन है, वेदर नाउन है, ये कंजंक्शन है, ये नाउन है। और ये जो विदर है ना, ये पुराने टाइम का एडवर्ब है, अब मॉडर्न इंग्लिश में यूज नहीं होता है। विदर का मतलब होता है वेयर, ये जो वेदर वर्ड हमने लिखा ना, इसका मतलब होता है वेयर, ठीक है। तो ये एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ प्लेस। वेदर जो है वो नाउन है, एटमॉस्फेरिक कंडीशन। वेदर जो है कंजंक्शन है। हमें यहाँ पे क्या चाहिए, वर्ब। वर्ब हमारे पास एक ही है, वेदर, ये वर्ब है।
अभी जो वर्ब हमने विदर लिखी है इसका मतलब होता है ड्राई अप। मुरझा जाना, सूख जाना, जैसे पेड़ पौधे वगैरह होते हैं ना, बहुत गर्मी में अगर उनको पानी ना मिले तो सूख जाते हैं, मुरझा जाते हैं, ठीक है, तो वो होता है विदर करना। अगला देखो, सिलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अ पर्सन हु बिलीव्स इन द टोटल अबॉलिशन ऑफ वॉर। अबॉलिशन का मतलब होता है इरेडिकेशन, अबॉलिशन का मतलब खात्मा, रिमूवल, ठीक है। एक ऐसा पर्सन जो युद्ध के बिल्कुल खिलाफ है, अपने गांधी जी जैसा, ठीक है, तो उसको क्या कहें? बेलिकोज, पैसिफिस्ट, फ्लॉटिस्ट, फेटलिस्ट। अब देखो, बेलिकोज हो गया जो युद्ध पे उतारू है, ठीक है। बेलिकोज का मतलब हो गया वो पर्सन जो वॉर लाइक है, लड़ने के लिए तैयार घूम रहा है, बस उसको बहाना मिल जाए, ठीक है। तो ये तो एंटोनिमी हो गया, हमें बताना जो है ये उसका जस्ट ऑपोजिट हो गया। फ्लॉटिस्ट का मतलब हो गया वन हु प्लेज फ्लूट। फ्लूट मतलब फ्लूट समझते हैं ना, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, बांसुरी बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं हिंदी में, तो वो बजाने वाला वो फ्लॉटिस्ट हो गया। फैटलिस्ट हो गया वन हु बिलीव्स इन फेट, भाग्यवादी व्यक्ति, वन हु बिलीव्स इन फेट, भाग्य में विश्वास करने वाला व्यक्ति, कि किस्मत होगी तो ऐसा हो ही जाएगा, ऐसा तो मेरी किस्मत में नहीं लिखा था, ठीक है। तो वो पर्सन, फेट का मतलब भाग्य, ठीक है, तो भाग्य, डेस्टिनी, उसमें बिलीव करने वाले पर्सन को कहते हैं फैटलिस्ट। हमें क्या बताना है? वन हु इज अगेंस्ट वॉर, जो वॉर के अगेंस्ट है, तो उसको कहते हैं पैसिफिस्ट, शांति प्रेमी। पैसिफाई होता है ना शांत करना, तो पैसिफाई से ये बन गया पैसिफिस्ट। तो पैसिफाई करना मतलब किसी के एग्रेशन को कम करना, उसको शांत करना। अगला देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग फॉर द गिवन इडियम। हैंड इन ग्लव। हैंड इन ग्लव का मतलब आप समझते हैं, ग्लव का मतलब दस्ताना होता है, दस्ताने में हाथ है, तो दोनों कितने पास पास रहते हैं, क्लोज होते हैं। तो अगर कोई लोग बहुत क्लोज हो, जिनका एसोसिएशन, अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो, ठीक है, जिनका रेपो बहुत अच्छा हो, तो उनको हम कहते हैं दे आर हैंड इन ग्लव। हैंड इन ग्लव का मतलब क्लोजली रिलेटेड। तो ये जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन लिखा है ना, इन क्लोज रिलेशनशिप, ये हमारा आंसर है हैंड इन ग्लव का। अ पर्सन हु इज फ्लुएंट इन टू लैंग्वेजेस, दो भाषाएं बोल लेने वाला व्यक्ति। तो देखो, टू का मतलब बाई होता है, या यूं कह लो बाई का मतलब टू होता है। बाइलिंगुअल है, बाइसाइकिल है, ठीक है, बाइसेक्शन है, बाइसेक्ट करना है, ये सब पढ़ा होगा। तो यहाँ पे बाई का मतलब टू होता है, तो दो लैंग्वेज बोल लेने वाला व्यक्ति। अ पर्सन हु इज फ्लुएंट इन टू लैंग्वेजेस, ये रहा बाइलिंगुअल। लिंगुआ का मतलब लैंग्वेज होता है, बाई का मतलब टू होता है, तो आप ऐसे समझ जाओगे। एक्सपर्ट का मतलब कोई जरूरी नहीं है दो ही लैंग्वेज बोल लेता होगा, नॉलेज वर्ड ही अलग है। वर्सेटाइल का मतलब होता है मल्टी टैलेंटेड। वर्सेटाइल जो वर्ड होता है ना बच्चे, वर्सेटाइल का मतलब होता है मल्टी टैलेंटेड, कोई ऐसा व्यक्ति जिसमें बहुत टैलेंट है। तो कोई जरूरी नहीं वो टैलेंट लैंग्वेज से रिलेटेड ही होंगे और दो ही होंगे, ठीक है। तो हमारा आंसर है बाइलिंगुअल। अगला देखो, अब हमें क्या बताना है? अरेंज द सेंटेंस इन द करेक्ट ऑर्डर टू फॉर्म अ मीनिंगफुल पैराग्राफ। आप एक, मतलब इस वीडियो को 5 या 10 मिनट के लिए पॉज कर, मिनट बोल गया, 5 या 10 सेकंड के लिए पॉज करके ना आप इसको अपने आप भी अटेम्प्ट कर सकते हो, बाकी मैं समझाता हूँ। एज ही वॉक्ड थ्रू द विलेज ही फाउंड अ बैग ऑफ गोल्ड कॉइन्स लाइंग ऑन द रोड। जब वो गांव से गुजरा तो उसको सोने के, मतलब मोहरे जो है वो रोड पे पड़ी हुई मिली, बैग मिला एक जिसमें मोहरे थी, बढ़िया। ही इमीडिएटली रिटर्न द बैग टू द विलेज चीफ हु प्रेज्ड हिम फॉर हिज ऑनेस्टी। उसने तुरंत वो जो गांव का मुखिया था उसको वो बैग वापस पकड़ा दिया, ठीक है। वन डे अ पुअर फार्मर वॉज रिटर्निंग होम आफ्टर अ लॉन्ग डे ऑफ वर्क। एक दिन एक गरीब आदमी काम करने के बाद, दिन भर का काम करने के बाद घर वापस आ रहा था। इंस्टेड ऑफ कीपिंग इट ही डिसाइडेड टू फाइंड द राइटफुल ओनर। उसको अपने पास रखने के बजाय उसने जो उसका सही मालिक था उसको ढूंढने की कोशिश की। अब सोचो ये इट प्रोनाउन किसके लिए यूज हो रहा है, ही किसके लिए यूज हो रहा है? तो जब आप ध्यान से देखोगे तो पहले ऑप्शन आएगा सी। सी ऑप्शन में हमने पुअर फार्मर को इंट्रोड्यूस करा है, ठीक है। तो उस पुअर फार्मर के लिए फिर सब जगह पर ही वगैरह यूज हुआ है। फिर उसके बाद में हमने यहाँ पर यूज किया है, रेफर किया बैग ऑफ गोल्ड कॉइन्स, तो बैग ऑफ गोल्ड कॉइन्स के लिए इट यूज किया गया। तो कहने का मतलब सी और सी के बाद ए जरूर आएगा, क्योंकि इन दोनों में नाउन दे रखा है। यहाँ पे पुअर फार्मर नाउन दे रखा है, ठीक है, जिसके लिए हम ही यूज कर रहे हैं। यहाँ पे अब बैग नाउन दे रखा है जिसके लिए हम इट यूज कर रहे हैं। तो ये जो नाउन्स है ये पहले आ जाएंगे, फिर बाद में प्रोनाउंस यूज होंगे। तो सी के बाद ए जरूर आएगा, सी के बाद ए जरूर आएगा, एक ही ऑप्शन है। मतलब सी से शुरुआत भी होगी और उसके बाद ए जरूर आएगा। तो सी से शुरुआत तो 3 में हो रही है, लेकिन ए एक ही में उसके बाद दे रखा है, तो हमारा ऑप्शन ए आंसर है। वैसे ही आसान भी है। अगला देखिए, अब हमें क्या करना है? वॉइस चेंज करनी है। तो देखो, वॉइस वर्ब की फॉर्म होती है, जब हमें वॉइस चेंज करनी होती है तो एक्चुअली हम वर्ब की फॉर्म चेंज करते हैं।
वॉइस चेंज करने का मतलब यही होता है, वर्ब की फॉर्म चेंज की जा रही है। जब आप वर्ब की फॉर्म चेंज करते हो तो उसके साथ में एंसिलरी कुछ आपको और भी टास्क करने पड़ जाते हैं। वर्ब की फॉर्म चेंज करते हो तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की पोजीशन वगैरह भी चेंज हो जाती है ना। तो ये जो डिवाइडेड है ये हमने देखा है तो एक्टिव फॉर्म की वर्ब है, ये डिवाइडेड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया। अब इसका आप पैसिव बनाओगे तो जब हम पास्ट इंडेफिनिट टेंसेस का पैसिव बनाते हैं तो वहां पे हमें वॉज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म लिखनी पड़ती है ना। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जब हम पैसिव बनाते हैं तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें वॉज या वर्ब में से किसी एक का यूज करके फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी पड़ती है ना। अब आप देखो यहाँ पे कैन बी डिवाइडेड लिखा, ये आंसर हो नहीं सकता, ठीक है। यहाँ पर हैज बीन डिवाइडेड लिखा, ये आंसर हो नहीं सकता। यहाँ पर विल बी डिवाइडेड लिखा, ये आंसर हो नहीं सकता। यहाँ पर वॉज डिवाइडेड लिखा, यही आंसर होगा। तो जब हम वॉइस चेंज करते हैं बच्चों तो वहां पे टेंस और मीनिंग नहीं चेंज होते। तो अगर हम देख लेंगे भाई जो हमें क्वेश्चन दे रखा है चाहे एक्टिव वॉइस का या पैसिव वॉइस का है तो उसमें वर्ब जो है वो कौन से टेंस की है। तो जब आप वॉइस चेंज करोगे चाहे एक्टिव से पैसिव बनाओ या पैसिव से एक्टिव बनाओ तो टेंस वही रहना चाहिए। तो जो डिवाइडेड है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है एक्टिव वॉइस में, वॉज डिवाइडेड भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है पैसिव वॉइस में। तो आंसर हमारा है डी। नेक्स्ट देखो, चेंज द नरेशन ऑफ द गिवन सेंटेंस। शी आस्क्ड इज द सेक्रेटरी कमिंग टू द मीटिंग। तो अब ये क्वेश्चन है, हमारी जो यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब है वो है शी आस्क्ड, ठीक है। और रिपोर्टेड स्पीच जो है वो एक क्वेश्चन है, इज द सेक्रेटरी कमिंग टू द मीटिंग। तो हमें पता है अगर हमारी रिपोर्टेड स्पीच क्वेश्चन होगी तो जब हम उसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो हम उसके लिए इफ या वेदर कंजंक्शन का यूज करते हैं अगर क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो। अब ये क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है तो जो क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं उनके लिए हम इफ या वेदर कंजंक्शन इनडायरेक्ट में यूज करते हैं। यहाँ पे कंजंक्शन दैट लिखा, यहाँ पर कंजंक्शन दैट और इफ लिखा, ये दोनों गलत, ठीक है। यहाँ पर भी इफ लिखा हुआ, यहाँ पर भी इफ लिखा हुआ। फिर हमें पता है ये जो हमने रिपोर्टेड स्पीच लिखी है प्रेजेंट टेंस में है और इसकी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है। तो जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाओगे तो अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज हो जाएगा। तो जो रिपोर्टेड स्पीच आपने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में लिखी है आपको पास्ट कॉन्टिन्यूअस में लिखनी पड़ेगी। यहाँ तो ये भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस लिखी हुई है तो ये गलत हो गया। अब जब 4 में से 3 गलत हो गए तो जो चौथा बचा वो तो फिर आंसर होगा ही होगा, ठीक है। तो ये लिखा हुआ इसका, तो हमारा आंसर क्या है, डी। आइए अब ये एक छोटा सा पैराग्राफ है, क्लोज टेस्ट है, इसको आप लोग पढ़िए और फिर हम आप पॉज कर सकते हो पढ़ने के लिए इस वीडियो को 2-4-5 सेकंड के लिए और मैं इसको आपको समझाता हूं। देखिए, सुपरस्टिशंस आर, सुपरस्टिशन का मतलब होता है बच्चे अंधविश्वास, ठीक है। सुपरस्टिशंस आर अ यूनिवर्सल फिनोमिनन हैविंग देयर ओन पेक्युलियर प्लेसेस इन द कल्चरल इथोस, इथोस का मतलब वैल्यूज, ठीक है। एंड मिलियो ऑफ पीपल, मिलियो का मतलब होता है बैकग्राउंड कि लोग किस बैकग्राउंड से आए हुए हैं, ठीक है। दे आर अनरीजन्ड एंड डैश बिलीव्स दैट ग्रेजुअली बिकम मैटर्स ऑफ फेथ व्हेन सर्टेन थिंग्स एंड हैपनिंग्स आर रैशनली डैश पीपल टेंड टू असाइन मिस्टीरियस, मिस्टीरियस का मतलब रहस्यमय, सीक्रेट, मिस्टीरियस एंड सुपरनैचुरल रीजंस फॉर देयर ऑपरेशन। ऑपरेशन का मतलब यहाँ पे प्रोसेस, प्रोजेक्ट, ऑपरेशन का मतलब वो डॉक्टरी वाला ऑपरेशन नहीं। Thus, a natural disaster is explained in terms of God's dash, and the failure of one's project is assigned to the black cat which crossed the path just as one set out. Set out का मतलब घर से निकलना, बाहर चलना कहीं। On the errand, errand का मतलब होता है कार्य, छोटा कार्य, टास्क, मतलब आप घर से निकले हो दूध लेने के लिए जा रहे हो, ठीक है। बीच में बिल्ली रास्ता काट गई और आप उधर से दूध लेते हुए आपका दूध फैल गया तो अपशगुन हो गया क्योंकि बिल्ली रास्ता काट गई थी तो दूध ही फैल गया। एरेंड का मतलब है टास्क, ये ध्यान रखना, मतलब ये जो वर्ड मैं हाईलाइट कर दे रहा हूं इनके मीनिंग थोड़ा आप लोग ध्यान रखोगे, ठीक है। मिस्टीरियस भी वैसे तो कॉमन वर्ड है, आप ध्यान रखते। डिजास्टर का मतलब मिस हैपनिंग होता है, डिजास्टर का मतलब कोई मिस हैपनिंग, ठीक है। द ह्यूमन बींग्स वर मेनली गवर्न्ड बाय सुपरस्टिशन, सुपरस्टिशंस वर वाइड स्प्रेड बिफोर द डॉन, डॉन का मतलब होता है शुरुआत, अर्ली बिगिनिंग, डॉन का मतलब तो वैसे भोर होता है, दिन की शुरुआत होती है तो जब सनराइज से पहले की लाइट हो जाती है उसको डॉन कहते हैं। अदरवाइज डॉन का मतलब होता है अर्ली, बिगिनिंग। Dawn of civilization, when science had not advanced, the belief in the dash of time, old traditions of the ancestors bind the people into knots. Knots का मतलब होता है गांठ, नपचियल नॉट होता है ना, जैसे लोग शादी करते हैं तो गांठ बांधते हैं, तो नॉट्स का मतलब गांठ, ठीक है, कम टुगेदर। बिसाइड्स द अनस्क्रूपुलस, अनस्क्रूपुलस का मतलब होता है डिसऑनेस्ट बच्चे, अनस्क्रूपुलस का मतलब अनप्रिंसिपल्ड, कोई ऐसा व्यक्ति जिसका कोई नीति सिद्धांत नहीं है, मतलबी है, धूर्त है, बेईमान है, अनस्क्रूपुलस, अनस्क्रूपुलस का मतलब बेईमान, डिसऑनेस्ट।
जिसका कोई नीति सिद्धांत नहीं है, ठीक है। priests and religious people exercise a dominating unhealthy effect upon the people believing the religious orthodoxy, ठीक है। अभी हमने पढ़ लिया तो समझ में आया कि यहाँ पे सुपरस्टिशंस को लेकर बताया जा रहा है कि सुपरस्टिशंस जो है वो ह्यूमन सिविलाइजेशन में किस तरीके से सेट हुए, कैसे उनको यहाँ पर स्कोप मिला, है ना। चलो अब हम ब्लैंक्स फिल करेंगे। तो पहला ब्लैंक के ऑप्शन तो हमें दिख ही रहे हैं। सुपरस्टिशंस आर यूनिवर्सल फिनोमिनन हैविंग देयर ऑन पेक्युलियर प्लेस इन द ह्यूमन इथोस एंड मिलियंस ऑफ पीपल। दे आर अनरीजन्ड। अनरीजन्ड का मतलब बिना तर्क के। अंधविश्वास में कोई लॉजिक नहीं होता, केवल लोग ऐसा मानते हैं लेकिन उसके पीछे कोई तर्क, कोई लॉजिक, कोई समझ नहीं होती, ठीक है। समझ आ गई फिर तो वो अंधविश्वास रहा ही नहीं, फिर तो बिलीफ हो जाएगी। तो दे आर अनरीजन्ड एंड डैश बिलीफ्स। सुपरस्टिशंस क्या होते हैं? सुपरस्टिशंस अनरीजन्ड एंड डैश बिलीफ होती हैं। बिलीफ नाउन लिखा हुआ है, अब उस नाउन के साथ हमें एडजेक्टिव लिखना है। तो एक एडजेक्टिव अनरीजन्ड दे रखा है, एक एडजेक्टिव हमें और यूज करना है बिलीफ नाउन के साथ में। तो अब दूसरा एडजेक्टिव हम क्या यूज करें? रैशनल, इरेशनल, रीजनेबल, रैशनल। अब देखो मैं आपको बता देता हूं, ये जो रैशनल वर्ड हमने लिखा है ना बच्चों, ये एडजेक्टिव होता है। ये जो रैशनल लिखा है ना जिसमें ई ऐड हो गया, ये नाउन होता है। अब हमें नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए एडजेक्टिव चाहिए, तो ये ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो गया। रीजनेबल लिख देंगे तो फिर वो लॉजिकल हो जाएगा। रीजनेबल का मतलब कुछ ऐसा जो लॉजिकल हो, तो अगर वो लॉजिकल है तो फिर अंधविश्वास कैसे? रैशनल और रीजनेबल का मतलब सेम होता है। रैशनल का मतलब भी लॉजिकल ही होता है, तो अंधविश्वास जो लॉजिकल तो होते नहीं है, तो ये सारे ऑप्शन गलत हो गए। इररेशनल, इररेशनल का मतलब रैशनल का ऑपोजिट, इलॉजिकल। अनरीजन्ड एंड इलॉजिकल बिलीफ जो होती है वो अंधविश्वास होती है। When certain things and happenings are rationally dash, जब कोई चीजें जो होती हैं वो रैशनली होती हैं, कैसी होती हैं वो हमें ऑप्शन देख के बताना है। तो क्या होता है? पीपल टेंड टू असाइन मिस्टीरियस एंड सुपरनेचुरल रीजन फॉर देयर ऑपरेशन। तो लोग क्या करते हैं, उनमें मतलब मिस्टीरियस और सुपरनेचुरल कारण बता देते हैं। मान लो कोई चीज ऐसी हो गई जिसको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, जिसका हमारे पास लॉजिकल मतलब अप्रोच नहीं है, कि हम समझ नहीं पा रहे लॉजिकली ऐसा क्यों हुआ होगा, तो हम कह देते हैं अरे ये तो किस्मत में लिखा था, अरे तो मतलब उसको कुछ ना कुछ हम रहस्यपूर्ण मतलब उसको कारण बता देते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? व्हेन हैपनिंग्स आर रैशनली डैश, रैशनली इनएक्सप्लेबल, मेजरेबल, पिटिएबल, अज्यूमेबल। तो चीजें कैसी होती होंगी जब लोग उनको मतलब उनके कारण जो सुपर नेचुरल या मिस्टीरियस बता देते होंगे, जब उनको समझ में नहीं आता है। समझ में आता है तब तो बता देते हैं कि भाई ये इसलिए हुआ, लेकिन कोई चीज अचानक से ऐसी हो जाए जिसके पीछे हम कोई लॉजिकल रीजन ना दे पाए, हम लॉजिकली उसको एक्सप्लेन ना कर पाए, उसका लॉजिकल एक्सप्लेनेशन ना दे पाए, तो फिर हम कह देते हैं किस्मत, भाग्य, सगुन, अपशगुन। फिर वहां पे वो अंधविश्वास वाली चीजें आ जाती हैं। तो अंधविश्वास वाली चीजें कब आती हैं? जब हम किसी चीज को रैशनली एक्सप्लेन नहीं कर पाते, लॉजिक के साथ में एक्सप्लेन नहीं कर पाते, ठीक है। तो ये जो इनएक्सप्लिकेबल है ना, ये हमारा आंसर है। एक्सप्लिकेबल का मतलब होता है जिसको एक्सप्लेन किया जा सके, इनएक्सप्लिकेबल का मतलब जिसको एक्सप्लेन ना किया जा सके। अब कोई घटना ऐसी हो गई जिसको आप लॉजिकली एक्सप्लेन नहीं कर सकते, तो फिर उसमें भूत प्रेत फलाना ढिमकाना ये चीजें उसमें जोड़ दी जाती हैं, मिस्टीरियस चीजें उसमें जोड़ दी जाती हैं, ठीक है। तो इनएक्सप्लिकेबल। अगला देखिए 10, इसीलिए अ नेचुरल डिजास्टर इज एक्सप्लेन्ड इन टर्म्स ऑफ गॉड्स डैश। तो जब कोई नेचुरल डिजास्टर होता है, भूकंप आ गया, ज्वालामुखी फट गया, ठीक है, और कहीं पे सूखा पड़ गया, अकाल आ गया, ठीक है। तो इस तरीके के जब नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं, बाढ़ आ गई, तो लोग क्या करते हैं, उसको किस चीज से जोड़ देते हैं? वो उसको जोड़ देते हैं, उसको एक्सप्लेन कैसे करते हैं? इन टर्म्स ऑफ गॉड्स डेथ, कि ये तो ईश्वर का प्रकोप है। भाई कोई नेचुरल डिजास्टर आ गया, ठीक है, चक्रवात आ गया, सुनामी आ गई, कुछ भी ऐसा आ गया जिसको हम लॉजिकली एक्सप्लेन नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी उतनी अंडरस्टैंडिंग अभी देश दुनिया की अच्छी नहीं है, तो हम कह देंगे अरे ये तो ईश्वर नाराज हो गए, बुरा मान गए, ठीक है। तो हम उसको एक्सप्लेन करते हैं इन टर्म्स ऑफ गॉड्स रीद, फेवर, लव, रैथ। तो अगर लव होगा गॉड का तो फिर डिजास्टर क्यों आएगा? तो ये तो वैसे ही लॉजिकल हो गया। फेवर भी नहीं हो सकता, अगर गॉड ह्यूमंस का फेवर करेगा तो फिर वो डिजास्टर नहीं क्रिएट करेगा ना। तो ये दोनों लॉजिकली गलत हो गए। ये जो रीद वर्ड होता है ना, इसका मतलब होता है माला, गार्लैंड। जैसे आपने देखा होगा फूलों की गोल माला बनाई जाती है, जैसे कोई डिसीज्ड पर्सन है, मृत व्यक्ति है, तो उसके ऊपर रखा जाता है बॉडी के ऊपर, उसको रीद बोलते हैं। रीद का मतलब माला, ठीक है। रैथ का मतलब एक्सट्रीम एंगर। रैथ जो वर्ड है इसका मतलब होता है एक्सट्रीम एंगर। अगला देखिए, and the failure of one's project is assigned to the black cat which crossed the path just as one set out on the errand. The dash humans
बीइंग्स वर मेनली गवर्न्ड बाय सुपरस्टिशंस। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वर मेनली गवर्न्ड, तो इसका मतलब हम पास्ट की बात कर रहे हैं कि जो ह्यूमन बीइंग्स थे, ठीक है, वो अंधविश्वास से प्रेरित थे, मतलब वो अंधविश्वास के हिसाब से ज्यादा चलते थे, ठीक है। तो कौन से लोग, अब पास्ट टेंस लिखा हो तो ऑब्वियस बात है पिछले लोगों की बात हो रही होगी, ठीक है। तो सबमिसिव लोग, इनक्विजिटिव लोग, प्रिमिटिव लोग, एक्सक्लूसिव लोग, तो आंसर आएगा प्रिमिटिव। प्रिमिटिव का मतलब पुराने समय के, शुरुआती, अर्ली डेज के। प्रिमिटिव का मतलब बिगिनिंग, अर्ली डेज के, तो जो शुरुआत के इंसान थे। एक्सक्लूसिव का मतलब होता है जो बाकियों से बिल्कुल अलग होता है, अनोखा होता है, यूनिक होता है। सबमिसिव का मतलब होता है जो दूसरे की बात जल्दी मान लेता है, चैलेंज नहीं करता, हट नहीं करता, जिद नहीं करता, सबमिट कर देता है, जल्दी से मान लेता है, ठीक है। इनक्विजिटिव का मतलब हो गया क्यूरियस, जिसके अंदर सीखने जानने की उत्सुकता हो। तो जिसके अंदर सीखने जानने की उत्सुकता होगी वो अंधविश्वास में बिलीव नहीं करेगा। तो आंसर है कि प्रिमिटिव। तो द प्रिमिटिव ह्यूमन बींग्स, जो शुरुआती मतलब जो इंसान थे, जब ह्यूमंस का ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ था, तो वो मेनली सुपरस्टिशंस के हिसाब से, अंधविश्वास के हिसाब से चलते थे। सुपरस्टिशंस वर वाइड स्प्रेड बिफोर द डॉन ऑफ सिविलाइजेशन। जो हमारी ह्यूमन सभ्यता है, मानवीय सभ्यता है, उसकी शुरुआत से पहले जो सुपरस्टिशंस थे वो बहुत ज्यादा प्रचलित थे, वाइड स्प्रेड थे। वाइड स्प्रेड का मतलब बहुत कॉमन थे, वाइड स्प्रेड वर्ड भी मार्क कर लेना, इसका मतलब बहुत कॉमन, पॉपुलर थे। व्हेन साइंस हैड नॉट एडवांस, तो उस समय तक साइंस का इतना एडवांसमेंट हुआ नहीं था, तो लोग के पास लॉजिकल रीजन हुआ नहीं करते थे चीजों को समझने समझाने के, तो वो उसको अंधविश्वास से जोड़ देते थे। द बिलीफ इन द डैश ऑफ टाइम एंड ओल्ड ट्रेडिशंस ऑफ द एंसेस्टर्स, ठीक है। टाइम एंड ओल्ड ट्रेडिशंस, और जो मान्यता थी, किस चीज में मान्यता थी, डैश ऑफ टाइम एंड ओल्ड ट्रेडिशंस, जो पुराने ट्रेडिशंस थे, परंपराएं थी, उनको लेकर जो लोगों के अंदर थी, जो एंसेस्टर्स थे, पूर्वज थे, उनकी जो ट्रेडिशंस थे कि भाई ऐसा करना है, वैसा करना है, ठीक है, तो उनको लोग बहुत पवित्र, शुद्ध मानते थे। तो उसको जो बिलीफ मानते थे, उसकी पवित्रता में विश्वास करते थे, उसकी वजह से क्या होता था, द पीपल इनटू नॉट्स ऑफ सुपरस्टिशियस थॉट्स, लोग और मतलब अंधविश्वासी हो जाते थे कि हमारे पूर्वज ऐसा किया करते थे, ऐसा करना बहुत मतलब ठीक रहेगा, ये शुद्ध काम है, ठीक है, ये सही काम है। तो ऐसा जो मानने का मतलब जो थॉट था, उसकी वजह से लोग और अंधविश्वास के पीछे पड़ते थे, क्योंकि वो जिस चीज को रिगार्ड करते थे, जिसका सम्मान करते थे, वो उसको चैलेंज करना नहीं चाहते, वो उसके ऊपर क्वेश्चन करना नहीं चाहते, क्योंकि वो उनकी फेथ से रिलेटेड है, ठीक है। तो सैंक्टिटी ऑफ टाइम एंड ओल्ड ट्रेडिशंस, एनिमिटी ऑफ टाइम एंड ओल्ड ट्रेडिशंस। एनिमिटी का मतलब शत्रुता होती है, तो ह्यूमन की दुश्मनी ह्यूमन से होगी, ट्रेडिशन से नहीं होगी, तो वो गलत हो गया, ठीक है। एंटाइटी का मतलब समथिंग इंडिविजुअल, कोई इंडिविजुअल थिंग, कोई इंडिविजुअल पर्सन जो बाकियों से सेपरेट हो, तो वो भी गलत हो गया। एन्युटी का मतलब हो गया कोई मतलब मनी, जैसे कोई पर्सन है जो रिटायर होता है, तो या फिर बोनस वगैरह उसको मिलता है, तो उसको एन्युटी बोलते हैं, तो हमें पता है सारे गलत हो। सैंक्टिटी, सैंक्टिटी का मतलब प्योरिटी, शुद्धता, ठीक है। तो द सैंक्टिटी ऑफ टाइम एंड ओल्ड ट्रेडिशंस ऑफ द एंसेस्टर्स बाइंड द पीपल इनटू नॉट्स ऑफ सुपरस्टिशियस थॉट्स बिसाइड्स द अनस्क्रूपुलस प्रीस्ट, बेईमान जो प्रीस्ट वगैरह हुआ करते थे, एंड रिलीजियस ऑफिशियल्स, और जो मतलब धर्म अधिकारी हुआ करते थे, एक्सरसाइज अ डोमिनेटिंग अनहेल्दी इफेक्ट अपॉन द पीपल, वो लोगों के ऊपर मतलब डोमिनेट करते थे, ऐसा इफेक्ट डालते थे, प्रभाव डालते थे, जिससे कि वो रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी में बिलीव करें, मतलब अंधविश्वासी बने, ऐसी उनकी कोशिश होती थी, ठीक है। तो ये है हमारा पेपर, ये पूरा डिस्कस हुआ। आप सब बढ़िया से अपने ऐसे ही टेस्ट दीजिए और अच्छा रिवीजन करिए, खूब सीखिए, खूब बढ़िए। मिलते हैं अगले टेस्ट के एक्सप्लेनेशन के साथ में। अंटिल देन, बाय बाय।